नेपाल में प्रोटेस्ट के बाद प्रोटेस्ट की आग अब भारत में भी लग चुकी है। भारत की लद्दाख में लद्दाख के लोग लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट घोषित डिमांड में लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर आए हैं, सरकारी ऑफिस जला रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। और उन लोगों को रोकने के लिए सरकार की ओर से जब पुलिस की ओर से जब गोलियां चलाई तो 4 लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने लोग घायल हुए हैं। ऐसा अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगता किसी भी देश में इस तरह की हिंसा हो, पर बहुत से लोगों का मानना है कि लद्दाख के लोगों का प्रोटेस्ट बिल्कुल जेन्युइन और सही है, क्योंकि अभी तक लद्दाख के लोगों को उनका हक जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। क्योंकि 2019 में 370 धारा हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जब अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी हिसाब के उनको जितना हक मिला उतना हक लद्दाख के लोगों को नहीं मिला अभी तक। लद्दाख के लोगों के गुस्सा को जानने के लिए हमें और थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। 1947 में जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, तभी से ही लद्दाख के लोग लद्दाख को अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। और इसके पीछे सबसे बड़ी 3 वजह थी। पहला तो लद्दाख एक बुद्धिस्ट एरिया था जहाँ ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट रहते थे और जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर लोग मुस्लिम रहते थे। और सेकेंड रीजन लद्दाख का वेदर बहुत ही ज़्यादा, मतलब लद्दाख का वेदर ही सबसे बड़ी दुश्मन लद्दाख का था। आज आप इंटरनेट पे देख रहे होंगे लोग ज़्यादातर लद्दाख घूमने जाना पसंद करते हैं और लद्दाख में जाके बहुत सारे रोमांटिक वीडियोज भी पोस्ट करते हैं, पर सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा विपरीत है। क्योंकि आप अगर मतलब लद्दाख में अक्टूबर से मई महीने तक जाओगे तो वहाँ पे आपको रास्ता ही नहीं दिखेगा, इतने ज़्यादा बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पे। -10 से -20 डिग्री तक सेल्सियस चले जाता है वहाँ पे। और इसी वजह से वहाँ पे अक्टूबर से मई महीने तक वहाँ पे ट्रैवल मना हो जाता है। और थर्ड रीजन जो सबसे बड़ी रीजन माना जाता है वो है जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट था, स्टेट गवर्नमेंट, वो उतना ज़्यादा प्रायोरिटी लद्दाख को नहीं देता था। क्योंकि वहाँ पे पहला तो वहाँ पे अक्टूबर से मई महीने तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, और दूसरा जितना भी फंड्स जम्मू कश्मीर को मिलता था ज़्यादातर फंड्स जम्मू कश्मीर में ही यूज कर लेते थे लद्दाख। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोथ होता था। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि लद्दाख के लोग तभी से लद्दाख को अलग स्टेट की डिमांड कर रहे थे। और 2019 में जब 370 धारा हटने के बाद लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तब जम्मू कश्मीर को तो एक अलग असेंबली मिल गया और अलग प्रायोरिटी उन्हें मिल गया। पर लद्दाख अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चल रहा था। पर लद्दाख के लोग 2019 से ही गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि उन्हें भी उतना ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाए, पर गवर्नमेंट उनके अपील को अवॉइड करते जा रहा था। और इसी वजह से 24 सितंबर को लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए। सरकार का कहना है लद्दाख के प्रोटेस्ट के पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, पर प्रोटेस्ट के जो लीडर है सोनम वांगचुक, उन्होंने साफ कहा है उनके प्रोटेस्ट के पीछे किसी भी पॉलिटिशियन का कोई भी भूमिका नहीं है। अब बात करते हैं, सरकार अगर लद्दाख को सेपरेट स्टेटहुड घोषित करते हैं तो लद्दाख के लोगों के लिए क्या सुविधा होगी। पहली बात तो लद्दाख के लोगों के पास अपना एक असेंबली होगा, अपना एक विधानसभा होगा जहाँ पे लोग अपना सरकार चुन सकते हैं। और लद्दाख के लोगों के पास अपना लैंड ओनरशिप होगा। लद्दाख के सरकार अपने कल्चर को समझ करके अपने हिसाब से अपने स्टेट को डेवलप करेंगे और लोगों के पास बहुत ज़्यादा अपने स्टेट के हिसाब से रोजगार होगा। इतने ज़्यादा सुविधा होने के बाद भी सरकार अभी तक लद्दाख को स्टेटहुड घोषित ना करने के पीछे सबसे बड़ी वजह को जानते हैं। अभी देखिए, लद्दाख एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे चीन और पीओके का दोनों का बॉर्डर मिलता है। और हम सभी को पता है कि चाइना और पाकिस्तान हमारे कितने बड़े दुश्मन हैं। सरकार ये भी कर सकते हैं जिस तरह जम्मू कश्मीर में डिफेंस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रख करके बाकी जितने भी पावर जम्मू कश्मीर को सरकार के दिए हैं, उस तरह लद्दाख में भी लद्दाख को एक स्टेट घोषित करके कुछ पावर लद्दाख की सरकार को दे करके डिफेंस पावर अपने हाथ में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था।
और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।